2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स एक शौक था सभी के लिए। कट ऑफ सबसे लो गई, करीबन 74। ऐसा क्या है यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो कट ऑफ नीचे जाती जा रही है, बच्चों की तैयारी ऊपर जाती जा रही है? क्योंकि कुछ पैटर्न है जो यूपीएससी ने चेंज किए हैं पिछले कुछ सालों में। पहले लोगों ने उसको डिकोड कर लिया था कि ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे करके निकल जाएंगे, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। 2024 प्रीलिम्स में बच्चे कंफ्यूज थे कि कैसे अटेम्प्ट करें। 2023 को मैंने पूरा स्टडी किया है, करीबन 15 घंटे। उसके बाद मैंने कुछ चीजें निकाली हैं जो आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। आई एश्योर जो इस वीडियो को एंड तक देख लेता है वो डेफिनेटली 5 से 6 नंबर एडवांटेज में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित एकेडमी चैनल पे। 2024 का जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं वो इसे ध्यान से देखना। कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं स्टार्टिंग में ही दे देता हूं ताकि आप एंड तक आपको वेट ना करना पड़े। नंबर 1, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेना, इजी मीडियम हार्ड। इजी क्वेश्चन पहले कर लेना, मीडियम बाद में, हार्ड बाद में। क्योंकि कुछ बच्चे 1 से स्टार्ट करते हैं, 100 तक जाते हैं, पता लगता है इजी क्वेश्चन लास्ट में थे, लेकिन वो इजी क्वेश्चन भी लास्ट तक आते आते हार्ड बन जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। दूसरा, जब कोई क्वेश्चन ना आए तो हिंदी ट्रांसलेशन जरूर पढ़ लेना। पिछली बार 2 क्वेश्चन तो हिंदी ट्रांसलेशन से ही हो गए थे। जैसे एक तो कच्छ वाला आया था, हिंदी में कच्छ ही लिखा हुआ था, ठीक है। और दूसरा एक हनी बीज वाला क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था कि ग्रुप में, समूह में घूमते हैं, तो उसमें एक ही ऑप्शन था जो जो प्रजाति समूह में घूमती है। इस तरह से हिंदी से आपको आइडिया लग सकता है, तो हिंदी जरूर पढ़ना। तीसरा, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन अभी भी ऑल ऑफ द अबव चल रहे हैं पिछले 2 साल में, लेकिन वो कहां चल रहे हैं? जब वो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हो और उसका एप्लीकेशन पूछा गया हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अबाउट में पूछा जा रहा है तो ऑल ऑफ द वो नहीं जा रहा है। सपोज कोई टेक्नोलॉजी है, उसके फीचर पूछे जा रहे हैं तो ऑल ऑफ द वो नहीं जाएगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी है, उसका इंपैक्ट, उसकी एप्लीकेशन पूछी जा रही है, आज भी ऑल ऑफ द वो वहां चल रहा है। इकोनॉमी और पॉलिटी, स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट्स में कोई तुक्का नहीं मारना, कोई ट्रिक्स नहीं लगाना, बिकॉज इकोनॉमिक्स से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्ट पूछ रहे हैं, और कंसेप्ट भी वो बहुत थोड़े से ही, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, बैंक, ये सब। ऐसे ही पॉलिटी में प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अपने रिवीजन से ही होंगे। उनका रिवीजन नहीं किया तो आप कर लेना। नंबर 5, लूज वर्ड को पकड़ना। लूज वर्ड कैसे? जैसे कैन, सम, मे बी, कुड बी, सम, वो 99% सही जा रहे हैं। कुछ मशरूम ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि नेचर में एक्सेप्शन है, किसी भी चीज को मना करना बड़ा मुश्किल है। अगर एक भी एक्सेप्शन मिल गया 1 लाख में तो वो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए वो आपको काम करेगा। और छठी मेरी पर्सनल एडवाइस है, बहुत से बच्चे ओएमआर फिल करने में गलती कर देते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, जब आपका 1.5 घंटा बीत जाए उसके बाद अपनी ओएमआर भरना शुरू कर देना, और वेट मत करना। हो सकता है कुछ बच्चे लास्ट के 15 मिनट में ओएमआर भरते हैं, लेकिन लास्ट में गोले भरने में ही गलती हो जाती है। ऐसे एग्जाम्पल भी दिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारे 2023 का एनालिसिस। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, झेलम रिवर पास करती है वुलार लेक के थ्रू, कृष्णा डायरेक्टली फीड करती है कलरू लेक को। तीसरा है कि गंडक रिवर मेंडरिंग करती है, कन्वर लेक बनाती है। अब इसमें देखो, झेलम रिवर पास करती है वुलार लेक से, ये कॉमन फैक्ट है एनसीईआरटी का। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फेड करती है कलरू लेक को। देखो डायरेक्टली यहां वर्ड बोला है, ये एक्सट्रीम वर्ड यूपीएससी देती है। ये डायरेक्टली फेड नहीं करती है कलरू लेक। डायरेक्टली फेड करने के बजाय जो दो, एक तो बूडा मेरू रिवोल्यूट है, छोटी सी नाली, नाला टाइप का, एक तेमुरेलू रिवर है, वो फीड करती है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर डायरेक्टली नहीं गिरती केलोरी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है तैमूरेलू, ये कृष्णा और एलुरु रिवर, जो कृष्णा और एलुरु डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के, उसकी बाउंड्री बनाता है। और जो बुडामेरू है एक छोटा सा रिवोल्यूट है, ये फेड करते हैं कलरू लेक को। कलरू लेक आप ध्यान रखना, देखो ऊपर गोदावरी है, नीचे कृष्णा है, बीच में कहीं आता है ये। तीसरा था कि मेंटरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक, तो इसमें यूपीएससी ने 2 ही ठीक माने हैं। अब आंसर तो दो हो सकते थे, लेकिन यूपीएससी ने एक ही ठीक माना। मेरे हिसाब से ये भी ठीक था, लेकिन यहां बूढ़ी गंडक है पर्टिकुलरली, अगर हम जाएं तो यूपीएससी ने इसको भी मेरे हिसाब से गलत माना है, सिर्फ एक ही सही माना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 पोर्ट दिए, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी। पोर्ट बहुत पहले से आते जा रहे हैं, 13 हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। क्या बोला? कमराजार पोर्ट, ये मेजर पोर्ट है, रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, बिल्कुल सही बात है, न्यूज में भी था। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है, इसको बोला कि लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, यस,
ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ये फर्स्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट था, न्यूज में आया था। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको हम नवा शेवा बोलते हैं। तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसके दो ही पेयर सही होंगे। 13 मेजर पोर्ट है, 13 के 13 याद कर लेना। 13 में से जो आर्टिफिशियल है वो 4 हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे एक मैंगलोर है, ईस्टर्न कोस्ट पे विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतिकोरिन, ये हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 3 नाम दिए, आपको साइंटिफिक नाम पूछा। अब देखो साइंटिफिक नाम पहले से पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप कितना ही याद करोगे। जैक फ्रूट, महुआ, टीक, इसमें से यूपीएससी ने 2 सही माने हैं। जो बीच वाला है महुआ, इसका महुआ इंडिका नहीं, महुआ लोंगीफोलिया है। याद रहे तो ठीक है, आगे के लिए याद कर लेना इनको, कहीं याद आ सकते हैं। ये जैक फ्रूट एवरग्रीन में आता है, महुआ और टीक डेसिडियस में आते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी आपके नोट्स में ऐड होनी चाहिए। देखो यूपीएससी ऐसे ही नहीं कुछ पूछता है, एक क्वेश्चन का उत्तर दूसरे क्वेश्चन में भी हो सकता है। मैं आगे दिखाऊंगा, 2 क्वेश्चन ऐसे थे, दोनों एक साथ कर सकते थे, अलग अलग नहीं हो पाते। तो दिमाग को बहुत एक्टिव रखना है कि एक क्वेश्चन का जवाब दूसरे में भी हो सकता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना। अब देखो, इसको हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका उत्तर यूपीएससी ने जो माना है ओनली 1 माना है। लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें, देखो पहला सही है, इंडिया में एरेबल लैंड ज्यादा है भाई चाइना के मुकाबले, ये फैक्ट है। हमारे पास 15.156 मिलियन है, उनके पास 119 मिलियन है, ये डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। जो इरिगेटेड लैंड है उसका प्रोपोर्शन भी हमारा ज्यादा है, हमारा 48% है, वो 41% है। अब वो इरिगेटेड एरिया टोटल का है या एरेबल लैंड का है, वो कंफ्यूजन है। अब कह रहा है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी, ये तो साफ साफ फैक्ट है कि भाई हमसे जो प्रोडक्टिविटी है उनकी, वो 50% ज्यादा है, ये तो पक्का गलत हो गया। अब इन दोनों में से यूपीएससी ने एक ही सही माना है, ठीक है। वैसे दोनों सही हो सकते थे, बट ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर है। इनसे सिलेक्शन या रिजेक्शन आपका डिसाइड नहीं होता है। सिलेक्शन रिजेक्शन कहां होगा, जब सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, एंशिएंट इंडिया, इकोनॉमिक्स, सीआरआर, कैपिटल, मनी मार्केट, ये गलत होते हैं, ये छोड़ सकते हो। ये गलत भी होगा तो टेंशन नहीं है। अब देखो, ये 5वां क्वेश्चन था कि which of the following is the best example of repeated falls in the sea level giving rise to the present day extensive marshland। अब मार्शलैंड को हिंदी में कच्छ के मैदान ही बोलते हैं, तो उससे रन ऑफ कच्छ आराम से हो रहा था, हिंदी मीडियम में देख लेते तो। बाकी ये क्या चीज है, भितरकनिका मैनग्रोव्स, ये उड़ीसा में है, भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। यहां पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, और जो किंगफिशर बर्ड है वो भी भितरकनिका में काफी आता है। जो मराकनम सोल्ट पेन्स है, ये तमिलनाडु में है, और जो नौपाड़ा स्वयं है ये आंध्र प्रदेश में है। रन ऑफ को सबको पता ही रहेगा, गुजरात में है, तो ये आराम से हो सकता था, ठीक है। 6 क्वेश्चन में कह रहा है इल्मेनाइट एंड रूटाइल, ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये टाइटेनियम के लिए फेमस है। इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन आपने सुना भी रहा होगा, लेकिन ये ओड वन आउट से भी हो सकता है कि यार टाइटेनियम थोड़ा अलग है, ये तीनों कॉमन है, लेकिन एग्जाम में कितना ही लॉजिक लगाओगे। एल्यूमिनियम थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। बॉक्साइट ओर से मिलता है हमको, बेयर प्रोसेस इन्वॉल्व होती है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। कॉपर की ओर अगर हम देखें तो चाल्कोपाइराइट, बोरनाइट, चाल्कोसाइट, ये हैं। फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/4 वर्ल्ड कोबाल्ट के 3/4 कहां मिलते हैं। अब ये भाई देखो फैक्चुअल क्वेश्चन था, कहीं न्यूज में पढ़ा हो तो ठीक है, डीआरसी कोंगो में मिलते हैं। तो इन जितने भी ये 4 दिए हैं, इन सब के आसपास का जो एरिया है वो देख लेना। मैप के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हर साल। कोंगो बेसिन का पार्ट इनमें से कौन है, अगेन मैप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अवेयरनेस रहेगा तो ठीक है, हार्ड कैटेगरी का नहीं भी करोगे चलेगा। तो अब फ्यूचर के लिए याद रख लेना, जो कोंगो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर से अफ्रीका से इक्वेटर 6 कंट्री से पास होती है। कैंसर 7 से, कैप्रिकॉन 5 से, 7 6 5, वो सारी कंट्री याद होनी चाहिए, ठीक है। कैप्रिकॉन काटती है लिम्पोपो को 2 बार, और जो लेक विक्टोरिया उससे इक्वेटर गुजरता है। ऐसे है ना, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एक्सपेक्टेड है ये आएंगे। कैमरून और नाइजीरिया दोनों ही सी टचिंग कंट्री हैं। साउथ सुडान और युगांडा दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। आगे चल के देखना, मैं गट फीलिंग कहती है कि ऐसे क्वेश्चन इस बार लैंडलॉक्ड वाले आ सकते हैं। साउथ सुडान लैंडलॉक्ड है, सुडान जो है उसको सीपोर्ट लगता है। चलो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं कि अमरकंटक हिल कहां है, विंध्या जो सह्याद्री के कन्फ्लुएंस पे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है। सह्याद्री रेंज बिल्कुल वेस्टर्न साइड में है और अमरकंटक बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती हैं, आपको पता रहेगा। नर्मदा वेस्ट की तरफ जाती है,
इधर गोदावरी दंडकड़िया प्लेट्यू से नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, सॉरी महानदी, और जो सोन रिवर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यहां मैकल रेंज आएगा, ना कि ये सायद्री रेंज, ठीक है। दूसरे में इसने क्या बोला, बिलगिरी रंगन हिल्स हैं वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है सतपुड़ा का, लेकिन ये वेस्टर्न घाट की तरफ है। थोड़ा सा ये टफ, कुछ ये टफ था, ये कॉमन नहीं था। सीसाचलम सबको पता है ईस्टर्न घाट की तरफ है, पहले भी आ चुका है सीसाचलम, 2022 में या 21 में आया था, तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था, इस लाइन को छोड़ दे तो। सतपुड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और सबकी हाईएस्ट पीक देख लेना, जैसे अरावली की हो गया है ना, इस तरह से वो माउंट आबू में, तो सबकी हाईएस्ट पीक देख लेना, ईस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की, डोडा बेटा की, नीलगिरी हिल्स की, डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स की है, इस तरह से सबकी आप दिमाग में होनी चाहिए। अब 10वां क्वेश्चन है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ और सूरत को, नहीं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो पोरबंदर सिलचर को कनेक्ट करता है। ट्राइलेटरल हाईवे जो है हमारा इंडिया चाइना म्यांमार का, इसने क्या बोला है कि मणिपुर से लेके चियांगमीन थाईलैंड, ना थाईलैंड का नहीं है ये, जो इसका जो रूट है वो अलग है, मोरे से लेके और ये अलग जाता है, मोरे तमू कलेवा, ये आप देख लेना आराम से, ये न्यूज में भी था, काफी पुराना है, 2016-17 चल रहा है ये। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार बीसीआईएम, तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, किसको कनेक्ट करता है, वाराणसी से कुनमिंग को, नहीं, वाराणसी को कनेक्ट नहीं करता, ये कोलकाता को कनेक्ट करता है। आल्दो इतना कॉमन फैक्ट नहीं है, बट इतना अनकॉमन भी नहीं है जो थोड़े से लंबे समय से इसको फॉलो कर रहे होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, हम कोल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंडेंट है कोल पर, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास यूरेनियम बहुत कम है, एक ही माइन है मेनली जादूगोड़ा माइंस, तो ये बात सही है। डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, डिपेंड कोई बहुत ज्यादा इसने एक्सट्रीम वर्ड दिया नहीं है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 60% एनरिचमेंट होना यूरेनियम का, तो ये ब्लंडर दिख रहा है साफ साफ, 3 से 5% में ही एनरिचमेंट हो जाता है, 60 से 80% में तो यूरेनियम का वो एटम बम बना लेते हैं हम, ठीक है। यूरेनियम 235 और 238 ये हमको चाहिए होता है न्यूक्लियर वेपन के लिए, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मार्शुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मार्शुपियल कैन थ्राइव ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर। अब मार्शुपियल क्या होते हैं, मार्शुपियल वो एनिमल होते हैं जो पेट में ऐसे झोली से रखते हैं और उसके अंदर बच्चे को लेके घूमते हैं, तो ये भाई नेचुरली इंडिया में नहीं मिलते हैं, ये फैक्ट पहले भी था, आज हमको पता लग गया है, तो ध्यान रखना आगे। इस तरह के 250 स्पीसीज हैं, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जैसे एग्जांपल इसके कंगारू वगैरह हैं। मार्शुपियल सिर्फ नो प्रीडेटर में सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये कॉमन सेंस से लगाओगे ना, नेचर इतना क्रूअल है, किसी भी जगह पे ऐसे नहीं छोड़ी है जहां प्रीडेटर्स ना हो, हर जगह प्रीडेटर्स होते हैं, तो ये बहुत कॉमन फैक्ट है। अब मार्शुपियल आगे के लिए ध्यान रखना, कंगारू, वेलाबीज, वोम्बैट्स, काओला, तस्मानियन डेविल, ओपोसम्स, ये हमारे मार्शुपियल्स हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन्वेजिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, कोई ग्रुप है, ठीक है, इसने क्या बोला है इसके बारे में, देखो यूपीएससी ने खुद बताया है, इस मेंटेलिटी को समझना आप। ये इन्वेजिव स्पेसीज ग्रुप पूछ के इतना लिख के ही पूछ सकता था, इसने इसके बारे में बताया कि ये क्या चीज है, ताकि बच्चों को अंदाजा लगे। दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आईयूसीएन, तो आईयूसीएन रेड डेटा बुक निकालती है, उसमें स्पीसीज कितनी एंडेंजर्ड है तो स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज जब आती हैं तो लोकल स्पीसीज को थ्रेट होता है, इस थोड़ा सा कॉमन सा लॉजिक लगा के यहां लिया जा सकता था। बाकी ऑप्शन भी इतने अनकॉमन नहीं है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, ये रेड डेटा बुक निकालता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर केन्या में है, ये रिपोर्ट निकालता है एमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, फूड एंड वेस्ट रिपोर्ट इंडेक्स, ये चारों ध्यान रखना। रिपोर्ट इस बार फिर से आने के चांसेस 100% एक रिपोर्ट आएगी, या तो आयुष मतलब ये 2-3 की आती हैं, वो जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या आईएमएफ हो गया, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ठीक है, ये 3-4 आती हैं। और मार्क माई वर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि है ना, जो रिपोर्ट है ये जेंडर वाली वो आ सकती है, बिकॉज जेंडर इस बार पेरिस ओलंपिक्स में फीमेल फोकस में है, जो पेरिस ओलंपिक्स का जो लॉजिक है, लोगो है, उसमें भी फीमेल है, बिकॉज पेरिस में पहली बार जब हुए थे सन 1900 में, तब फीमेल को पहली बार पार्टिसिपेट करने दिया गया था, तो फीमेल फोकस में है, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट, उनमें से एक आ सकती है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना उसको।
चलो ये हो गया। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इस कमीशन का दूसरा नाम है ब्रिटलैंड कमीशन। ये बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में भी है, इनकी एक फेमस रिपोर्ट भी है, आवर कॉमन फ्यूचर। ये पहले भी आ चुका है यूपीएससी में, तो ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ये वो वाला WWF नहीं है स्मैकडाउन रो वाला, ये एक अलग है जिसमें नेचर के लिए काम करते हैं। इनकी एक फेमस रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ये वैसे एनजीओ है, 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। इनका जो लोगो है उसमें एक जायंट पांडा है ब्लैक कलर का। आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे वहां भी ये खड़े मिलते हैं डोनेशन वगैरह के लिए। 3 एनिमल दिए, ये पूछा इनमें से कौन सा नॉक्टोरल है, कौन सा रात को घूमता है। यूपीएससी ने सिर्फ एक ही माना है। देखो, अब लायल टेंड मकाऊ सबको पता है, ये एक बंदर होता है, काला काला ऐसे बाल से होते हैं, ये दिन में ही घूमता है। ठीक है, कॉमन सेंस मार सकते थे। मालाबार सीवट, सीवट क्या होते हैं, जो ऐसे वो थोड़े से क्या बोलते हैं, फिश, सॉरी कैट जैसे होते हैं लेकिन थोड़े से लंबे और पतले से होते हैं। ये अक्सर रात को घूमते हैं। ठीक है, अब सांबर डियर है, अब ये इसका कुछ है नहीं, तो अब उन्होंने एक ही माना है, तो ये तो पक्का है ये रात को नहीं घूमता। अब इन दोनों में से एक, मालाबार सिवेट तो डेफिनेटली रात को घूमता है, लेकिन सांबर डियर भी आप गूगल करोगे तो भी ये रात को घूमता हुआ पाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है यूपीएससी ने इसको नहीं माना है। अब इन तीनों का पूछने कोई मतलब रहा होगा। इनका जो आयुसियन स्टेटस है, ये एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वनरेबल है। ये वेस्टर्न घाट का नेटिव है, ये एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न घाट में मिलता है। मालाबार सिवेट नाम ही मालाबार है, मालाबार जो वेस्टर्न पार्ट है केरला साइड। ठीक है, तो ये नॉकटोल के लिए पूछा गया है। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स फॉर देयर कीन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। इसमें क्या होता है कि ये मधुमक्खियां होती हैं, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए दूसरी मक्खियों को रास्ता बताती हैं, बहुत फेमस है वैगल डांस। तो अब इसको हिंदी में पढ़ोगे ना, तो वहां पे था समूह में नाचती हैं। तो अब समूह देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, वास्प, ये समूह में नहीं घूमते। जनरली वास्प हो सकता है, लेकिन हनी बीज तो झुंड में ही अपना छत्ता बनाती हैं, तो ये वहां से कॉमन सेंस हो सकता था। इसी को बोलते हैं सिक्स सेंस। यूपीएससी हो सकता है आपकी सिक्स सेंस चेक कर रही हो, बाकी 5 सेंस तो यूपीएससी को दिख ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, मशरूम के बारे में 4 स्टेटमेंट बनाई। कुछ मशरूम के अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ के अंदर एक्टिव प्रॉपर्टी होती है, साइको एक्टिव, कुछ के अंदर इंसेक्टिसाइडल होती है, कुछ के अंदर नेसेंट प्रॉपर्टीज होती है, बायोल्यूमिनी मतलब जलने ऊर्जा देने वाले। अब देखो, कुछ के अंदर कुछ भी हो सकता है, नेचर में कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी सांप है जो अंडे देते हैं, ऐसे भी सांप है जो डायरेक्ट बच्चे को देते हैं, ऐसे भी जानवर हैं जो अंडा देंगे लेकिन अंदर अंडा फूटेगा, बच्चे बाहर आएंगे। तो नेचर बड़ा अमेजिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ले लेना। देखो, जो मशरूम है मेडिकल प्रॉपर्टी वाले, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कैंसर वगैरह को ट्रीट करने में। जो मशरूम साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको हम मैजिक मशरूम बोलते हैं, या उनको बोलते हैं हम सिलोसाइबिन मशरूम्स। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। कुछ के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ बायोल्यूमिनेस भी होते हैं, जो जिनके अंदर मतलब रोशनी होती है। जैसे वो हमारे हरियाणा में घूमता है एक, जो एक छोटा सा कीट पतंगा सा होता है जो जलते हुए घूमता है। ठीक है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आपको नाम हो तो बताना। चलो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में इंडियन स्क्विरल जो है गिलहरी, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट बताई हैं। अब यूपीएससी ने सिर्फ 2 ही सही मानी है। देखो, ये भाई ग्राउंड व्राउंड में घोंसला बना लेती हैं, ठीक है, अपना खाना वाना छिपा देती हैं ये नट्स वर्ट्स में, ग्राउंड में। ये ओमनिवरस होती है, ओमनिवरस तो फॉर श्योर ये होती हैं। ठीक है, लेकिन अब इनमें से कौन सी 2 सही मानी है वो यूपीएससी जाने, ये थोड़ा सा रिस्की क्वेश्चन हो जाए, छोड़ सकते हैं। अब देखो यहां फिर से वही सम सम सम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर जिंदा रह सकते हैं, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जिंदा रह सकते हैं, कुछ हैं जो हाईली एसिडिक में जिंदा रह सकते हैं। तो मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अमेजिंग है, नेचर कुछ भी हो सकता है नेचर में, सम सम करके ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जिंदा रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर। और जो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जिंदा रह सकते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। जो pH 3 से नीचे जिंदा रह सकते हैं वो है एसिडोफाइल्स। फ्यूचर में ये वर्ड आ जाए कहीं तो ध्यान रखना। ठीक है, ये हिंट दे रहा है यूपीएससी अभी। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो डंडी लेके ऐसे इंसेक्ट को खोदता है, ठीक है, होल वगैरह बनाता है, इस तरह का कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन द ट्री। ठीक है, तो एक पेड़ में से निकाल निकाल के खुरच के वो खा लेता है। फिशिंग कैट है, कैट ऐसा काम नहीं करती, कैट आर स्मार्ट। ठीक है, वो ऐसा काम नहीं करती। अब एक तो हट गया। अब ओटर,
स्लोथ बियर, तो अब यहां थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो छोड़ भी सकते थे। देखो इनके बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, फ्यूचर में काम आएगी। फिशिंग कैट जो है सुंदरबन में मिलती है, नॉक्टोरल है, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल भी है। फिशिंग कैट पानी में शिकार करती है। ओरेंगोटोन क्या होता है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया में मिलता है, बंदर जैसा ही होता है, ढीले ढीले हाथ होते हैं इसके। मैन ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। इंडिया में तो जो लास्ट ओरेंगटोन था वो खत्म हो गया। ओटर जो है वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। स्लोथ बियर है, ये एंडेमिक है इंडोनेशिया, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इनका आईयूसीएन स्टेटस देख लो, फिशिंग कैट वनरेबल है, ओरंगटोन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओटर एंडेंजर्ड है, स्लोथ बियर वनरेबल है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इन चारों में से किस में हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, एरोसोल, फोम एजेंट, फायर रिटार्डेंट्स। देखो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन नहीं पूछी है, इसमें उसके अबाउट में पूछा है। यहां ऑल ऑफ द बुलाना लगाना रिस्की हो सकता है। अब यूपीएससी ने 3 माने हैं, ठीक है, ओनली 3। अब इसमें लुब्रिकेंट नहीं है भाई, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है साइंस का, तो मैं ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह रेफ्रिजरेशन इंसुलेशन इनमें यूज होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, नहीं पता छोड़ सकते थे, क्योंकि हमें 80 नंबर ही क्रॉस करने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है टैक्स वैक्स वाला, ये प्रॉपर इकोनॉमी है कि जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम आएगा इनविट्स में से, वो एग्जाम्प्ट कर देंगे टैक्स से। नहीं, वो एग्जाम्प्ट नहीं होता है, और जो इनविट्स हैं उसको हम सरफाइसी एक्ट के अंदर गिनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा सही है। ये प्रॉपर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये नॉलेज से होने वाला है। अब ये भी प्रॉपर इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि पोस्ट पेंडेमिक में बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, बिकॉज डिमांड ज्यादा हो गई थी इस वजह से। दूसरा कह रहा है कि बैंक जनरली यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला सही है और दूसरा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, इनमें डिफरेंस है, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर साल आ रहे हैं, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द वाइड स्प्रेड टू क्लाइमेट चेंज। लाइकली टू बहुत लूज वर्ड है, हाँ ऐसा लग रहा है कि कार्बन क्रेडिट वगैरह क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट, कुछ एनवायरमेंट को आपने बचाया, और आपको उसके बदले में कुछ मान लो आपने एक टन इतना कुछ बचा लिया एनवायरमेंट का, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। जैसे 1 टन CO2 का या कोई ग्रीन हाउस गैस आपने बचा ली, तो आपको एक कार्बन क्रेडिट दे देंगे, उसके बदले आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। और कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। थोड़ी सी देखने में अजीब लग रही है कि प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को जाएगी, बट यूपीएससी ने इसको सही माना है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा रिस्की क्वेश्चन रहेगा। 24 में कह रहा है स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन मैं 2018 से पढ़ता हुआ आ रहा हूं, ये यूएस से हमने इंस्पायर होकर किया था। इसमें क्या करते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, मार्केट में आपने जीसैक खरीद लिए, पैसा चला गया, पैसा वो गया, वो पैसा इन्फ्लेशन ना क्रिएट कर दे, इसलिए यूएस डॉलर वगैरह बेच के उसको बराबर कर देते हैं, इस तरह का प्रोसेस होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वेरी इजी। असल में होता क्या है स्टेलाइजेशन, टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ द इंटरवेंशन इनटू फॉरेन मार्केट ऑन द डोमेस्टिक सप्लाई। फॉरेन मार्केट में जो चल रहा है, पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, डॉलर वगैरह, उसका हमारे डोमेस्टिक सप्लाई फर्क ना पड़े। हो सकता है लोगों के पास डॉलर ज्यादा आ गए हों, तो हम क्या करेंगे, पैसे देके डॉलर खरीद लेंगे। अब पैसे देते ही वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, तो हम जीसैक देके उस पैसे को भी खींच लेंगे, दैट इज स्टेरलाइजेशन, ठीक है। ये इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट्स हैं। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, ये पूछा है सिर्फ कि इन चारों में से कैपिटल मार्केट कौन सा है। दो ही मार्केट होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा के प्रोडक्ट होते हैं, मनी मार्केट में 1 साल से नीचे के। तो आपको पता रहेगा कि भाई ट्रेजरी बिल तो देखो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, 3 तरह के होते हैं। और जो ये काल मनी मार्केट है, ये तो वेरी सिंपल, ओवरनाइट से लेके 14 डेज तक होता है। तो बच के दो, बॉन्ड और स्टॉक, ये 1 साल से ज्यादा के लिए इशू करते हैं, तो ये इट वॉज वेरी इजी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो अब देखो क्या पूछा है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, एक कंसेप्ट दे दिया। इस कंसेप्ट को कोई कहीं नहीं पढ़ता है, और पढ़े भी कैसे, ये कोई बहुत मेजर कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसको नाम को देख के क्या लगता है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। स्मॉल फार्मर है, फील्ड उसके पास लार्ज, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ कोलेबोरेशन किया होगा, ठीक है, एक साथ जुड़ के कुछ किया होगा। तो यहां पे इसका उत्तर यूपीएससी ने दिया है कि कुछ मार्जिनल फार्मर होते हैं,
वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को मिलके और एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर लेते हैं, काइंड ऑफ एक साथ मिलके काम कर लेते हैं। छोड़ने को छोड़ सकते थे, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में भी टाइम खराब होगा, कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो, पहले राउंड में तो देखो ही मत। आधा पेज घेर लिया, पढ़ने में ही 30-35 सेकंड निकल जाएंगी, ऊपर से कंसेप्ट भी कोर कंसेप्ट नहीं है तो भी आप परेशान होने वाले हो इससे। तो इसका उत्तर है मार्जिनल फार्मर्स। आराम से पढ़ लेना, इसमें सरेंडर कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, एमएसपी देती है नाइजर सीड्स के लिए, काले तिल, ये डेफिनेटली देती है। नाइजर जो नाइजर सीड है इसको हमें खरीफ बोते हैं, ये भी ठीक बात है। कुछ ट्राइबल नाइजर सीड का कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं, कुछ तो करते ही होंगे भाई, है ना। कुछ का तो कुछ कह ही नहीं सकते, लाखों लोग हैं, हजारों चीजें हैं। लेकिन देखो एमएसपी इस बार भी आ सकता है। एमएसपी में 22 क्रॉप के लिए दिया जाता है, क्रॉप उगाने से पहले दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है, दिया नहीं जाता, अनाउंस कर दिया जाता है। रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी करता है, याद रखना। इसके लिए शुगर केन के लिए अलग से एमएसपी होता है, लेकिन उसको हम एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइसेस। अब देखो जो एमएसपी मिलता है ना, उसमें ये तो है खरीफ वाले, ये है रबी वाले, ये ध्यान रखना। पैडी, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सिसमम, नाइजर सीड, ये तो खरीफ के हैं जो एमएसपी वाले। रबी के व्हीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेपसीड, तुराई एंड सैफ्लावर, ये हैं रबी के। कंफ्यूजन यहां भी हो सकता है, सनफ्लावर खरीफ में है, सैफ्लोर इधर रबी में है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, ये आ सकता है दोबारा से भी। 28 में कह रहा है कि इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन सी? इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम ऐसा किसी क्वांटिटी में नहीं नाप सकते, सॉफ्ट पावर टाइप का होता है। अब ब्रांड की रिकॉग्निशन है भाई, उसको कैसे नापेंगे? ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो भी एक सॉफ्ट चीज है। मेलिंग लिस्ट है, वो भी एक सॉफ्ट चीज है। इन्वेंट्री जो होता है वो भाई हार्ड चीज है, वो तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका फिजिकल प्रेजेंस होता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा 3। अब देखो ये प्रॉपर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 15 फाइनेंस कमीशन किसके आधार पर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करती है? आपको पता रहना चाहिए था। इसमें से क्या पूछा है कि अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम, कौन कौन से यूज किए जाते हैं? ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें गवर्नमेंट रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका उत्तर रहेगा ओनली 3। तो पॉपुलेशन 15% होता है, एरिया 18%, इनकम डिस्टेंस 45%, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। इस तरह का एक रेशो होता है जिससे वो टैक्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, इसमें पूछा है कि यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, S3I है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि किस पर फोकस करेगा? अफोर्डेबल हाउसिंग पे, मास रैपिड पे। अब इसका उत्तर है ओनली 3। इसमें मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या क्या ही पढ़ेंगे। अब S3I आपने पढ़ रखा होता था, ठीक है। ये यूएन ऑफिस फॉर द प्रोजेक्ट सर्विसेज लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें क्या क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन को टच ना करें, आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो। इसमें मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, आप इसको जाके पढ़ो ज्यादा। देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? दो होते हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ का मतलब होता है प्रोसेस, जो प्रोसेस सेट किया है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू आए। एक मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो उसके लिए लॉ फॉलो होना चाहिए। अगर लॉ में लिखा है रेप करने पे फांसी लगा दो, तो लॉ सही है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है लॉ बनाते टाइम भी क्या सब कुछ ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर ने जो रूल बना दिया वो सही है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ क्या देखता है कि लॉ फेयर और जस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है वो इसका सही उत्तर है। नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, एक जैसे ये आता है कि हर वो आदमी जिसको सजा सुनाई जाए उसको अपना एक मौका मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं, अपने आप को पेश करने का। और कोई भी आदमी अपने ही केस में खुद जज नहीं बन सकता। ये दो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 में इसने दो स्टेटमेंट दी हैं प्रिजन के बारे में। एक तो कह रहा है कि जो प्रिजन है वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक बात है। फिर कह रहा है कि ये सब सब्जेक्ट जो है प्रोविंस गवर्नमेंट में रखा गया था 1894 के टाइम। दोनों ही बात सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है।
स्टेट लिस्ट जो आती है उसमें से आइटम नंबर 4 है प्रिजन। तो प्रिजन हर हर एक स्टेट में अपने अपने अलग रूल होते हैं प्रिजन के। जेल जेल बनाने के रूल होते हैं। भाई दिल्ली में जेल अलग तरह की होगी, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह की होगी, वहां के रूल अलग हो गए अंदर के ना, तो उस हिसाब से वो स्टेट लिस्ट में दिया गया था। तो ये आप आराम से कर सकते थे। अब देखो चीफ पर्पज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कंट्री बनाने, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब क्या है, तो कि जो भी गवर्नमेंट है उसकी पावर वगैरह डिफाइन हो, लिमिट हो। ये कम से कम 5 बार आ चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है, इसमें सीडीएस में भी आ चुका है। व्हाट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये आराम से होने वाला क्वेश्चन था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना, इस लाइन को फिर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया था बिकॉज इसमें दो उत्तर दोनों सही हो रहे थे। फर्स्ट अमेंडमेंट भी और 42nd में दोनों ही करेक्ट थे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो फंडामेंटल एक्ट की। तो रेयरली ही ऐसा मौका आता है यूपीएससी अपने क्वेश्चन गलत करता है, तो ये रेयर मौका 2023 में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये देखो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये आपके डायरेक्टली पॉलिटी से निकल के आए हैं। तो इसमें एक ही सही था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये रिसेंट में ही बनाया गया था। आई थिंक 102 अमेंडमेंट करके बनाया था इसको। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, हैंड एंड सील के नीचे भी आता है, ये ध्यान रखना। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो अंडर द हैंड एंड सील अपॉइंटमेंट होता है जिनका, वो ध्यान रखना। अब देखो एनएचआरसी है, स्टेटरी बॉडी है, सबको पता है भाई, 70 साल या 3 साल का टेन्योर। नेशनल लॉ कमीशन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, साफ साफ पता है। नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आती है। बहुत ये सारी ही बॉडी ऐसी हैं जो रिसेंट में न्यूज में थी। तो ये जिसका गलत हो गया ना वो दिक्कत में आ जाएगा। अब देखो ये प्रेसिडेंट बिल, ये तो पॉलिटी में आराम से होने चाहिए, तो इसमें से तीनों ही गलत हैं। पहले में कह रहा है कि भाई इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इनवैलिड हो जाएगा किस बेस पे, कि जो नहीं सॉरी, ये कहना चाह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन मान लो इनवैलिड घोषित हो गया, तो जो उसने फैसले ले लिए थे उससे पहले वो इनवैलिड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जो पहले उसने ले लिए वो ले लिए, वो कंट्री की बात है। अब दूसरा कह रहा है कि किसी भी कोई स्टेट की स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई है, इस आधार पर हम पोस्टपोन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी ना कोई डिसॉल्व होती रहती है, ऐसे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे ही नहीं। अब ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पहुंचेगा तो वो एक टाइम पीरियड में उसको असेंट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा के लिए भी मना कर सकता है, अपने पॉकेट में डाल ले, पॉकेट वीटो बन जाता है, कभी फैसला दे ही ना। तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं, आर्टिकल 112 111 में लिखा हुआ, ऐसा कोई टाइम लिमिट है नहीं। तीनों स्टेटमेंट कोर एरिया पॉलिटी से था, आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 37 है। अब इसमें कंफ्यूजन है, यूपीएससी ने माना है ओनली 2, लेकिन इसमें या तो ये दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। सेकंड स्टेटमेंट बड़ी आराम से हो सकती है कि भाई लोकसभा ने बिल भेजा, मनी बिल राज्यसभा को, और वो उसको अमेंड नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है, 14 डेज मैक्सिमम वो ले सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि व्हेन द लोकसभा ट्रांजिट फाइनेंशियल बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड। अब फाइनेंस बिल भी कई तरह के होते हैं ना, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, आर्टिकल 117 में। अब ये कौन से फाइनेंस बिल की बात कर रहा है उसने बताया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ऑफिशियली ओनली 2 माना है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पे क्लियर नहीं है कुछ भी बात। जैसे क्या रहता है ना, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। अब मनी बिल की बात होती है आर्टिकल 110 में। अब दो फाइनेंशियल बिल हैं, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, ये 117 एक में आता है, 117 3 में आता है। लेकिन जो फाइनेंस बिल 2 है, इट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल इन ऑल मैटर्स। अब यहां पे ना तो प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट चाहिए, ठीक है, ना वो ऊपर जो लिखा हुआ वो चाहिए। अब कौन से फाइनेंस बिल की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एरिया, किसी भी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर दिया तो क्या होगा। अब इसमें यूपीएससी ने माना है ओनली 2, दो सही है इसमें से कोई भी। देखो हंटिंग तो अलाउड नहीं होगी, सिंपल सी बात है। पीपल ऑफ सच एरिया वो अपना नॉन टिम्बर तो प्रोड्यूस कलेक्ट कर ही सकते हैं भाई, अगर वो वहां रह रहे हैं तो उनको कैसे रोकेंगे। अब जो ये दो हैं, ये दोनों कितने सही है कितने गलत हैं, ओनली 3 भी हो सकता था, बिकॉज पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वो भाई ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं अपनी, अब वो किस तरह की प्रैक्टिस है ट्रेडिशनल, ये थोड़ा सा
मतलब कहना मुश्किल है। चीफ वार्डन है वो गवर्निंग अथॉरिटी होगा, ये तो गलत है, बट इसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन ये दोनों तो कंफर्म सही है। चलो 39 में कह रहा है कि किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर देते हैं, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। पहला कह रहे हैं कि भाई विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल एरिया टेक्स प्लेस ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं शेड्यूल एरिया का, तो वो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 आपको पता ही है। शेड्यूल 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं, तो इस हिसाब से ही पहला ठीक हो गया। दूसरे में कह रहा है कि द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट जो है शेड्यूल एरिया की वो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नीचे ब्लॉक है, विलेज, ये भी दूसरा भी सही है। तीसरे में कह रहा है कि इस शेड्यूल एरिया में जो भी मैटर होंगे उसका फैसला कौन लेगा? चीफ मिनिस्टर नहीं भाई, चीफ मिनिस्टर नहीं लेता, गवर्नर लेता है। ये बात बहुत क्लियर है पॉलिटी में, तो 2 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 2 स्टेटमेंट देके कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने जजमेंट में बताया कि आर्टिकल 16(4) है। ठीक है, तो देखो यहां बात हो रखी है रिजर्वेशन की और एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके ऊपर सीधी सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है कि रिजर्वेशन जो है प्रमोशन वगैरह में इतना रखो कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खराब ना हो। मतलब मान लो 5 ही कैंडिडेट आए रिजर्वेशन में, एक को 0 आ गए और वो भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज 0 वाले ही सीट ज्यादा थी, मेंबर कम थे, तो 0 वाला सिलेक्ट हो गया। अब वो कैसे काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर चल ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए रिजर्वेशन वगैरह में कुछ प्रावधान है। दूसरे में कह रहा है कि आर्टिकल 335 क्लियरली डिफाइन करता है कि व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ने चीजों को डिफाइन नहीं किया है, बिकॉज दे नो कि सिचुएशन कैसी होगी, स्टेट कैसा होगा, उस टाइम पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत सी चीजों को अनडिफाइन ही रखा गया था। तो ये हमारा पहला ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैच करके मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखो एक रीजन है धन्यकटका, ये बुद्धिस्ट सेंटर था, महासंघिका के अंडर फ्लोरिश हुआ था। अब पूछा कहां पे था, ये एनसीईआरटी के मैप में दे रखा है धन्यकटिका, तो ये आंध्रा में है, साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, बहुत दूर दूर दे रखा है, आंध्रा के आसपास भी कोई नहीं है, गांधारा, कलिंगा, मगध, तो एनसीईआरटी के मैप से था, ये होना चाहिए था। 16 महाजनपद कहाँ कहाँ है, उनकी कैपिटल क्या क्या है, उनमें से रिपब्लिक कौन था, वो सारा रिवाइज कर लेना। यहां से इंडिकेशन दे रहे हैं, महाजनपदा देख ले, इनमें से आप नोट कर लेना, महाजनपदा से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बुद्धिस्ट जैन से तो हर बार आता है, लेकिन महाजनपद से भी देखो इंडिकेशन ये दे रहे हैं। चलो अब देखो क्या सिंपल पूछा है कि भाई बुद्धा का जो स्तूपा का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिस्ट ओरिजिन में नहीं, भाई वैदिक काल में भी हमको स्तूपा मिलता है, तो पहला गलत हो गया। स्तूपा के अंदर होता क्या था, जो रेलिक्स हैं, जो अस्थियां बच जाती हैं, वही तो होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्तूपा स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में होता ही है, बनाते थे, तो बिल्कुल सही है। सिंपल क्वेश्चन था, ओनली 2। बुद्धिस्ट और जैनिज्म से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 3 चीज इन्होंने बताई, कोरकई, पोमपुहार और मुच्छिरी, ये क्या चीज है, तो ये हमारे पोर्ट हैं। पोमपुहार जो है ये तो बहुत फेमस है, साउथ इंडिया के जो संगम टेक्स्ट है उसमें इसका मेंशन है, इसका नाम। कोरकई और मुच्छिरी थोड़ा सा अनकॉमन से है, मुच्छिरी को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया स्मार्ट बन के। पोर्ट मुजरिस का नाम ही मुशीरी है, पोर्ट मुजरिस तो सबको पता है, जो चोला के टाइम भी आई थिंक पोर्ट मुजरिस, ये जो ट्रेड होता था रोमन्स के साथ ना, पोर्ट मुजरिस न्यूज में रहता था उस टाइम भी, तो ये पोर्ट हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्ट हैं, पोर्ट सोपारा, बिरेकच्चा, अरिकामेडू, मसूलीपट्टनम, तो सारे पोर्ट देख लेना। पोर्ट से देखो मॉडर्न पोर्ट भी आए थे। अब देखो ये एक सिंपल सी टर्म इन्होंने पूछी, वत्ता किरुतल। अब ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं कि संगम टेक्स्ट में वत्ता किरुतल पता हो, ये इतनी फेमस टर्म नहीं है, हमने भी संगम टेक्स्ट खूब पढ़ लिया है। ये क्या होता था कि जब कोई राजा हार जाता था तो वो अपने आप को भूखा रख के अपने आप को मार लेता था, ये अपने आप को सजा देता था। अब इसको याद कर लेना, यूपीएससी ने पूछ लिया है तो इसके बारे में 2-4 बातें देख लेना गूगल करके कि वत्ता किरुतल क्या होता है, किसने किया है आज तक, कौन सी सेंचुरी में ज्यादा हुआ है, थोड़ा बहुत फैक्ट पता करना आपकी काम है। चलो 45 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी 8th सेंचुरी में है एस्टेब्लिश हुई, अब कोई भी नहीं हुई। अब होयसाला 10वीं से 14th में है, गहडवाल्स 11 से 12वीं में है, ककाटिया 12 से 14 में है, यादव 12 से 14 में है, आसपास भी नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूं कि टफ जरूर है, लेकिन इतना टफ भी नहीं था कि आप ना कर पाओ। ठीक है, गहडवाल्स आपको पता रहेगा, पृथ्वीराज चौहान के टाइम, जयचंद वगैरह। होयसाला तो विजयनगर के आसपास रूल कर रहे हैं। यादव वगैरह ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम यादव रूलर थे, उनसे लड़ाई हुई थी। ठीक है, ककाटिया डायनेस्टी, तो इस तरह से
मतलब इतना टफ नहीं है कि याद ही ना आए। अब इनका टाइम पीरियड याद कर लेना, दोबारा से भी आएगा। मैच द फॉलोइंग में था, दो सही है इसमें से, तो ज्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा। देखो क्या देवी चंद्रगुप्तम बुक है। अब देवी चंद्रगुप्तम तो बहुत फेमस बुक है विशाख दत्त की, ठीक है, इसमें सारा बता रखा है समुद्रगुप्त, वो सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, चंद्रगुप्त टू ने कैसे अपने भाई को मार के गद्दी पे बैठा था, रामगुप्त को मार के, उसके बारे में है। बिल्हाना जो आदमी है, इसकी बुक है कर्ण सुंदरी और विक्रमदेव चरित्र, ना कि देवचंद्र गुप्तम। ये विशाख दत्त की बुक है। हमीर महाकाव्य ये न्यायचंद्र सूरी की है, ये सही बात है, कॉमन बुक नहीं है। मिलिंड पानो बहुत फेमस बुक है, ठीक है, इसमें नागसेना ने लिखा है। इसमें यह बताया गया था कि कैसे इंडो ग्रीक होता है एक मिलिंड नाम का, वो उसको कन्वर्ट कर देता है भिक्षु में। नीति वाक्यमित वाक्यमृत ये सोमदेव सूरी की है, बुक फेमस नहीं है, लेकिन ये याद कर लेना। इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये दोनों तो गलत हैं, इन दोनों का सही होने के चांसेस कितने हैं वो मैं नहीं कह सकता, अब आप याद कर लेना। टफ क्वेश्चन में कहूंगा, छोड़ भी सकते थे। ये देखो, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं जैन धर्म में। जैन धर्म की मूल फिलोसफी क्या है कि सबके अंदर आत्मा है, पानी में भी मिट्टी में भी, इसीलिए वो जमीन के नीचे उगी हुई चीजें भी नहीं खाते थे। भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को जिन्ना से नीचे मानते हैं। सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी थी भाई, पानी में, रॉक्स में, सब में। ये कोर बिलीव किसका है? जैनिज्म का है, साफ साफ पता लग रहा है। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है विजयनगर से। विजयनगर इनका फेवरेट रहा है कि किस राजा ने लास्ट डैम बनाया था तुंगभद्रा रिवर पे, तो भाई देवराय वन ने बनाया था, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देवराय वन के टाइम कौन आया था, तो ये क्या बोलते, निकोलो कोंटी आया था इटली से। कृष्ण देव आया था, उसके टाइम कौन आया था, उसके टाइम डोमिंगो पियाज और दुराते बारबोसा आया था। तो ये विजयनगर एम्पायर के जितने भी रूलर हैं, उसके टाइम कौन कौन बाहर से आ रहा है वो आपको पता रहना चाहिए, और कौन कहां से आ रहा है। निकोलो कोंटी कहां से आ रहा है, निकिटिन रशिया से आ रहा है, रज्जाक कहां से आ रहा है, अलबरूनी कहां से आ रहा है। फॉरेन ट्रेवलर का ओरिजिन जरूर पता कर लेना, इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इस बार फॉरेन ट्रेवलर आएंगे। किस गुजरात के राजा ने दीव को सरेंडर किया था पोर्तुगीज में, तो ये फेमस फैक्ट है। बहादुर शाह, ही वॉज नॉट सो बहादुर। ये इतना अनकॉमन फैक्ट नहीं है, गुजरात की हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाया जाता है, यहां भी हम पढ़ सकते थे। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, किसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया, तो ये तो भाई हमारे कोर्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 1833 का चार्टर एक्ट आया, विलियम बेंटिक था उस टाइम पर। विलियम बेंटिक वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर हम पूछ लेते कि भाई गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, तो वो भाई हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। ये क्या बोलते हैं उसको, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्या उसका नाम था, विलियम वगैरह का कुछ था, स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है अभी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत फेमस है, वेरन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये तो मतलब सबसे इजी है, इनमें से क्वेश्चन आना मतलब लॉटरी खुल जाना। इनके सारे प्रोविजन एक एक हमने ऐसे रटे होने चाहिए, किसमें क्या हुआ 1813 में एजुकेशन 1 लाख रखा गया, वो सब ना मॉडर्न इंडिया का जो स्पेक्ट्रम का कोर एरिया है। जननी सुरक्षा योजना 7-8 साल से चल रही है, नाम से ही पता लग रहा है जननी, जो जन्म देती है उसकी सुरक्षा, मतलब उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, उसको भाई प्रॉपर दवाई मिले, उसका हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी हो, घर पे ना हो। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसने क्या बोला, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। मैटरनल नियोनेटल मोर्टेलिटी के बारे में नहीं होता ये मतलब इसके स्कीम में नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, लेकिन स्कीम में मेंशन नहीं है। इसका मेन काम क्या होता था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इसके लिए पैसे देते थे, आप डिलीवरी कराओ हॉस्पिटल में आपको पैसे मिलेंगे, उसका मेन एम ये था, ठीक है। तो डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी दोनों आपको बेनिफिट मिलते थे। तो ये दो इसके उत्तर थे, ओनली टू। चलो भाई, 52 में कह रहा है कि अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया क्या होता है, जब आपकी हीमोग्लोबिन कम होता है, खून की कमी होती है। तो इसमें देखो 4 स्टेटमेंट उन्होंने दी, हाल तो मुश्किल है। अब कह रहा है कि प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, सबको पता है प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, तो ये आराम से कर सकते थे। इट रन ए कैंपेन फॉर द डिलेड कोड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये नॉट इजी स्टेटमेंट बट ये सही है। इट प्रोवाइड फॉर द पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एडोलसेंट, ये बात बिल्कुल सही है, क्या डीवॉर्मिंग होता है 10 फरवरी और 10 अगस्त को, यहां 2 बार मैंने फरवरी लिखते 10 अगस्त, साल में 2 बार डीवॉर्मिंग होती है, ठीक है। इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया,
जो भी है ना, मतलब अनीमिया, न्यूट्रिशन के अलावा भी अनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, उनको भी डील करता है। इसका उत्तर रहेगा ओनली 3। पहला सिर्फ गलत था, कैल्शियम की गोली नहीं, आयरन की गोली देते हैं। तो टफ क्वेश्चन है, छोड़ भी सकते हो, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट इन द ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल में भाई यूज होते ही हैं कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर क्या होते हैं? उनका वेट अगर देखा जाए तो वेट के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है स्पेस में, और एरोस्पेस, रोबोट्स, एक्सरे, हर जगह जो होते हैं कार्बन फाइबर्स। तो पहला सही है। दूसरे में कह रहा है कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ऐसा क्या हो गया भाई इसको रिसाइकल नहीं कर सकते? ठीक है, कार्बन फाइबर जब इतना एप्लीकेशन है तो रिसाइकल हो सकता है, उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, ये तो मतलब एकदम से अजीब हो गया ना। तो इसको आप काट काट दो और आगे बढ़ो। चलो, अब देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन सेट किया इन्होंने। क्या बोला है कि जो एक्सेलरोमीटर है, किस किस का फंक्शन उसमें रिक्वायर्ड होगा। एक्सेलरोमीटर क्या होता है कि आपकी मूवमेंट और आपकी जो पोजीशन है उसको देख के वो सेंस कर लेता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल टिल्ट हुआ तो उसको पता लग गया मोबाइल टेढ़ा हुआ, तो वो स्क्रीन को टेढ़ा कर देगा। मोबाइल, जैसे कोई हार्ड डिस्क है, टेबल से गिर जाए तो उसको पता लग जाएगा ये हार्ड डिस्क तो हमेशा स्टेबल रहनी चाहिए थी, इसमें एकदम से फ्री फॉल आया तो वो हार्ड डिस्क की पावर ऑफ कर देगा। इस तरह से, या गाड़ी की टकरा गई किसी से, तो गाड़ी टकराते ही इतनी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो गई तो ये एयर बैग खुल जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन था, थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग था, आगे के लिए काम आ सकता है। डिटेक्शन ऑफ कार क्लैश, एयर बैग खुल जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। लैपटॉप गिर जाएगा तो उसकी बैटरी वगैरह हार्ड ड्राइव इमीडिएट ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। फोन टिल्ट करोगे पोर्ट्रेट लेंस के, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें तीनों हो जाएंगे। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था बट आगे के लिए ध्यान रखना, सडन एक्सेलरेशन को ये सेंस कर लेता है कि कितनी लेजिटिमेट एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी, या सीस्मिक एक्टिविटी है, इंक्लिनेशन है, मशीन वाइब्रेशन है, ग्रेविटी है, इन सब में ये हेल्प करता है। 55 में कह रहा है कि बायोफिल्टर का क्या रोल होता है। देखो बायोफिल्टर क्या होते हैं, एक तरह का इनके अंदर ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैच कर दिया जाता है, और उनका काम क्या है, कंपाउंड्स को डिग्रेड करना, प्यूरिफाई करने का काम है। अब इसके बारे में यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट बनाई है, ओनली 2 सही इसका उत्तर है। देखो, बायोफिल्टर वेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। ठीक है भाई, लॉजिकल भी लग रहा है। दूसरा कह रहा है ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं फिश, जो द अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। ठीक है भाई, ये भी ठीक बात लग रही है, अब मुझे नहीं पता ठीक है नहीं, आंसर की हिसाब से बता रहा हूं। फिर कह रहा है कि बायोफिल्टर फोस्फोरस इंक्रीज कर देते हैं। फोस्फोरस का और बायो फिल्टर्स का कोई रिलेशन नहीं बनता है भाई। अब तो हमने एक्सप्लेनेशन पता है, गूगल कर लिया, तो अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टफ कैटेगरी का मैं कहूंगा। आगे के लिए ध्यान रखना, बायोफिल्टर्स क्या होते हैं, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। टॉक्सिक अमोनिया को, जो कि फिश वेस्ट से प्रोड्यूस होती है, उसको ये लेस हार्मफुल वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, बायोटेक्नोलॉजी हमेशा न्यूज में रहती है, तो ये ध्यान रखना, इसमें फोस्फोरस का कोई रिलेशन नहीं पड़ता है। 56 में कह रहे हैं ये 4 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, ये मैं क्वेश्चन कहूंगा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पल्सर्स बहुत साल से चल रहे हैं, 2016 में मैं पढ़ता था पल्सर्स के बारे में, कि पल्सर्स क्या होते हैं कि वो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जिनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फ्यूल वगैरह, और वो कोलैप्स कर जाते हैं। अब देखो ये दोनों आपको नहीं पता, नेबुला, 11th की ज्योग्राफी में नेबुला हाइपोथेसिस है, जायंट क्लाउड। तो नेबुला हाइपोथेसिस क्या होगा, जायंट क्लाउड। हमें पता लग गया कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये इसका मिलेगा। कॉमन सेंस है, पिछले 7-8 साल के आप उठा के देखना, ये बहुत स्टैंडर्ड केस है, एक सही मिलेगा, 2 एक्सचेंज कर देंगे। तो ये एक्सचेंज हो गया, ये सही है तो मतलब ले लो इसको। ठीक है, ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो ही गया, सीधी सी बात, एक्सचेंज ना भी करो। हमको तो सिर्फ ये पता लगाना ना कि एक सही है, तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था, ये होना चाहिए था। चलो भाई, ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पूछा है कि इनमें से किस कंट्री का है। ये तो स्टैंडर्ड फैक्ट है, लक्ष्मीकांत, सॉरी लक्ष्मीकांत नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी बुक आती है जिसमें फैक्ट फैक्ट भरे होते हैं। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बुक का नाम। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, तो जापान का साफ साफ है QZSS। यूएसए का तो जीपीएस है, वेरी फेमस। रसिया का ग्लानोस है। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। चाइना का बीडू है। जापान का QZSS है, बिकॉज क्वाजी जर्नी सैटेलाइट सिस्टम बहुत फेमस है। इंडिया का IRNSS है, नाविक। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये पहले भी आ चुका है। तो जब जब
यूपीएससी ने पूछा था नाविक के बारे में, तो हमको तभी पढ़ लेना चाहिए था कि बाकी देशों में कौन कौन सा है। उस टाइम ये पूछा था कि कितनी सैटेलाइट है, टोटल 7 सैटेलाइट है, 4 जियो सिंक्रोनस है, 3 जियो स्टेशनरी है, 2 ग्राउंड पे हैं, 7+2। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हिंट देता रहता है यूपीएससी। अब ये देखो, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सबको पता रहना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो उल्टा वी बनाती हैं, ऊपर जाएंगी फिर ग्रेविटी से नीचे आएंगी। ठीक है, जैसे बैलिस्टिक बाल बाल उड़ जाते हैं ना सिर से, तो वैसे ही बैलिस्टिक भी उड़ जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी। ऐसे ही क्रूज मिसाइल, क्रूज जो क्रूजर गाड़ी होती है एकदम सीधी चलती है रोड पे, तो वो क्रूज मिसाइल। तो इन्होंने क्या बोला कि बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। थ्रू आउट क्यों करेंगे भाई? जब ऊपर चली जाएगी, नीचे आते टाइम तो फिर ग्रेविटी यूज करेगी ना, तो ये पहला गलत हो गया। इनिशियली रॉकेट से जाएगा लेकिन उल्टा भी बनाएगी। अब इसने इसमें क्या कह रही, अग्नि 5 एक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल कितने साल से न्यूज में है, इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया है, अभी गिफ्ट अभी किसी को सेल भी किया हमने, आई थिंक वियतनाम को। तो ये बैलिस्टिक नहीं है, क्रूज है। तो इस तरह से ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। बैलिस्टिक एग्जाम्पल है पृथ्वी, अग्नि, धनुष। क्रूज के एग्जाम्पल है ब्रह्मोस, निर्भय। एंटी टैंक मिसाइल के नाग, हेलिना। नाग पूछा जा चुका है पहले भी, हेलिना भी हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं नाग को। तो ये सबमरीन, टॉर्पीडो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये वाला पोर्शन रडार में है, एक बार देख लेना। किस कंट्री की किसके साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो पता रहना चाहिए। सारी मिसाइल्स के बारे में पता रहना चाहिए, कितनी रेंज है, कौन सी बैलिस्टिक, कौन सी क्रूज है, कौन सी सरफेस टू एयर है, ये पक्का पूछा जाएगा। रिसेंट में जो लॉन्च हुआ वो तो आप कंफर्म मान लिख के ले लो, वो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, चलो भाई। 59 में क्या कह रहा है, गोल्ड माइनिंग के बारे में पूछ रहा है। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई, गोल्ड माइनिंग से होता है। दूसरा कह रहा है कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, वो भी मर्करी पॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। तीसरा कह रहा है देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ द मर्करी एक्सपोजर टू मर्करी। तो ये यहां पर यूपीएससी ने भाई ओनली 2 ठीक माना है। ठीक है, लेकिन जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, एनसीबीआई, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ ये लाइन, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर टू मर्करी। यूपीएससी ने इसको सही नहीं माना, पता नहीं क्यों नहीं माना है। लेकिन इससे हम क्या इंफॉर्मेशन निकालें, गोल्ड माइनिंग करते टाइम मर्करी पोल्यूशन कैसे होता है? जो मर्करी फॉर्म्स एन एमेलगम विद द गोल्ड अलाउइंग फॉर द इजियर सेपरेशन, बट इस प्रोसेस में जो वाटर बॉडी है और सोयल है वो कॉन्टेमिनेट हो जाती है। दूसरा, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में मर्करी का पोल्यूशन कहां से होगा? जो कंबशन प्रोसेस होता है उसमें मर्करी रिलीज होती है। तीसरा मैंने बता ही दिया, मर्करी देयर इज नो नॉन सेफ लेवल। तो यूपीएससी कह रहा है कि भाई कुछ ना कुछ नॉन सेफ लेवल होता है। ठीक है, तो ये हम मान के चलेंगे फ्यूचर के लिए। अब मरकरी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है मीनामाटा डिजीज, ये मरकरी पॉइजनिंग से होती है, इसके ऊपर मीनामाटा कन्वेंशन भी है। तो जो थर्मोमीटर वगैरह आते थे उसमें मरकरी होती थी, अब वो आजकल बंद हो गए हैं मरकरी पॉइजनिंग ना। तो ये हो सकता था, ऑल ऑफ द थ्री हो सकता है, लेकिन हम 2 माने हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही नई चीज है, और ये हाइड्रोजन ट्रेन वगैरह भी चली थी कुछ टाइम पहले, तो कैन भी पूछ रखा है यार। ठीक है, जब कोई बड़ा कंसेप्ट हो ना और कैन भी हो तो इट कैन बी। 99% चांस, 1% गलत होगा तो कोई बात नहीं है, 10 रिस्क लोगे तो 6 ठीक होंगे। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज द फ्यूल, यस हो सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल फॉर द हीट, और यस हो सकता है। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन टू रन व्हीकल, यस हो सकता है, हो ही रहा है तो। ठीक है, हो क्या सकता है, हो ही रहा है। तो ये क्वेश्चन यहां से हम लर्निंग लेंगे। चलो भाई, फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री यूक्रेन को टच करती है? अब ये क्वेश्चन मैं कहता हूं बड़ा इजी क्वेश्चन था। कैसे? देखो एलिमिनेशन से जाते हैं। जो चेज रिपब्लिक है दूसरी दुनिया में है, कहां यूक्रेन कहां चेज, चेज हटा दो। लातविया और लिथुनिया, ये कंट्री बहुत अलग है, बाल्टिक सी को टच करती हैं दोनों। बाल्टिक सी जो है उसको 3 कंट्री टच करती है ईस्टर्न साइड से। जैसे मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ट्रिक बनाई थी बेल, BELL, बेल ट्रिक थी। तो बी से था बाल्टिक सी, ई से एस्टोनिया, एल से लातविया, एल से लिथुनिया। ये बाल्टिक सी को टच करती है 3 कंट्री, यूरोप के साइड, मतलब रशिया के साइड से। ठीक है, तो ये लातविया लिथुनिया हट गया, चेज हट गया। अब आपको रिस्क लेना था 3 में, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया। 50-50% में आ जाए, 2 या 3, तो वहां रिस्क तक पहुंचना वो जरूरी था। फ्यूचर के लिए याद रख लो,
जो बाल्टिक सी है उसको 9 कंट्री टच करती हैं। 3 तो यही होगी, लातविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, इसके अलावा डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, स्वीडन। ठीक है। तो ये याद रखना। अब यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं? 7 कंट्री हैं, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, मोल्डोवा, रशिया, रोमानिया। ये याद रखना। इसके अलावा अब देखो यूपीएससी पूछ ही रहा है तो भाई रेड सी को पूछ ले, पर्शियन गल्फ को पूछ ले। तो रेड सी को टच कौन कौन सी करती हैं? 6 कंट्री हैं वाई सीड्स, यमन, सऊदी, इरिटेरिया, एथोपिया, डिजिबूटी, सूडान। अब पर्शियन गल्फ को टच करने वाली ट्रिक क्या है? क्यूबॉक्स 2, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी, और 2 आई से मतलब क्या है? ईरान, इराक। ठीक है। अगर इस ईरान इराक को हटा दें तो ये जो 5 कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं, ये वाली, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर्स हैं, जीसीसी का। उसमें ईरान इराक नहीं आते हैं, लेकिन वो पर्शियन गल्फ को टच करते हैं। ऐसे ही हमको पता रहना चाहिए, जैसे वो हैं कौन सी कंट्री मेडिटेरियन को टच करती हैं। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, इजराइल या लेबनान, इनमें से पूछेंगे आपसे। ठीक है। तो सिल्ट, इजराइल, लेबनान, टर्की, एस से क्या है? सीरिया, सिल्ट बोलते हैं, SILT, सिल्ट। ये चारों कंट्री मेडिटेरियन को टच करती हैं इस साइड से। तो इस तरह की ना हम वो यही क्वेश्चन हम अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। चलो 62 में कह रहा है कि अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में कौन सी सही है? कह रहा है कि जो इंसोलेशन आता है इक्वेटर पे वो 10 गुना ज्यादा है पोल से। नहीं भाई, इक्वेटर से थोड़ा सा, इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा रहता है, बिकॉज वहां सीधी रेज आती है। पोल्स पे थोड़ा सा स्लांट रहता है, तो 10 गुना तो नहीं है, दो दो होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। कभी भी नहीं। जो विजिबल हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरह से होता है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो विजिबल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आता है, इंफ्रारेड अलग होता है। विजिबल के अंदर कौन सा आता है? विबग्योर आता है। चलो ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन, मतलब कि 75%। नहीं, इंफ्रारेड होती हैं लगभग 48 से 50% के आसपास। 8% यूवी रेज होती हैं, बाकी अपना नॉर्मल होता है। तो ये गलत हो गया, एक ही बच गया बस। फ्यूचर के लिए याद रख लेना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। तो गाड़ी से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से यूवी, वी से विजिबल, आई से इंफ्रा, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो। और जो विजिबल स्ट्रक्चर है हमारा, विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर ये विबग्योर है। ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ये ध्यान रखना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड दूर तक दिखता है, इसलिए खतरे का सिंबल होता है वो रेड में होता है। ये बात ध्यान रखना आप। चलो ये लर्निंग्स है हमारी, काम आएंगी। अब सोयल के ऊपर क्वेश्चन आया, द सोयल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। दूसरे में कह रहा है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल टू डिकम्पोज क्विकली। दूसरा सही है। अब दूसरा सही है कि रैपिड डिकम्पोजिशन के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है उनका लॉस हो जाता है। तो दूसरा सही होगा, तो पहला गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसने क्या बोला? हाई टेम्परेचर मॉइस्चर के कारण क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? वो डिकम्पोज होता है। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो गया, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट का लॉस तो होगा ही होगा। अब इससे लर्निंग क्या है? जो हमारी सोयल है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं वो पता रहना चाहिए। एचसीएस में 2023 में आया था। जो फॉरेस्ट वाला है उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होती है, ये आप ध्यान रखना। फॉरेस्ट वाला जो है उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होती है, बिकॉज पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं। एलुवियल सोयल है, इसके अंदर ह्यूमस और फॉस्फोरस नहीं होते हैं। ब्लैक सोयल के अंदर ह्यूमस, नाइट्रोजन नहीं होता है। रेड एंड येलो में फॉस्फोरस और ह्यूमस नहीं होता है। लेटराइट में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना किस में क्या है। ये क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहां से टच करने की। स्टैंडर्ड है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मतलब मुझे लगता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर इन द विंटर। नहीं भाई, विंटर में ज्यादा होता है, बिकॉज लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, इस वजह से विंटर में ज्यादा देखने को मिलता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन ऑफ लैंड सर्फेस। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात क्यों है? बिकॉज स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि आपको कितनी हीट चाहिए गर्म होने के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए।
स्पेसिफिक हीट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच हीट एनर्जी इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो पानी जल्दी से गर्म नहीं होता है, उसको ज्यादा हीट चाहिए, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा हमारा, वाटर देरी से हीटअप होगा एज कंपेयर टू द लैंड, तो हमारा सही हो जाएगा। इससे एक लर्निंग याद रखना, दो टर्म होती है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है, जब सी से लैंड की तरफ हवा चलती है, वाटर से लैंड की तरफ। लैंड ब्रीज क्या होती है, जब लैंड से वाटर की तरफ चलेगी। तो इसको याद कैसे करना है, दिन में हवा चलती है पानी से धरती की तरफ, बिकॉज दिन में लोग बैठे रहते हैं। आप ध्यान करना, मरीन ड्राइव पे लोग बैठे हैं दिन में, शाम को मतलब दिन में हवा चलती है, उनके बाल ऐसे उड़ते रहते हैं। तो मतलब लैंड से, वाटर से लैंड की तरफ हवा आ रही है, रात को लोग चले जाते हैं तब हवा उस तरफ जाती है। हवा क्यों फ्लो करती है, बिकॉज दिन में क्या होता है कि ये ज्यादा गर्म हो जाता है लैंड, रात को पानी ठंडा होने लगता है, इस वजह से। तो इतना याद रखना, सी ब्रिज क्या होता है, सी से लैंड की तरफ, लैंड ब्रिज लैंड से वाटर की तरफ। तो ऐसा कैटाबेटिक विंड्स, एनाबेटिक विंड्स, चिनूक, ये विंड, जो विंड के नाम है ना, लोकल नाम, वो यहां से थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि आ सकते हैं, याद रखना। चलो, अगेन एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पी वेव्स एस वेव, 11th की एनसीईआरटी। इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन द एस वेव्स। यस, इनका नाम ही प्राइमरी वेव्स, यही पहले पहुंचेंगी। तो ये तो पी से पास, सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो जाती हैं, ठीक है। एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से पास होती हैं, तो बिल्कुल सही था। दूसरे में कह रहा है कि टू एंड फ्रो, सिंपल सा है, पी वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, ऐसे टू एंड फ्रो, आगे पीछे। एस वेव है वो ट्रांसफर चलती है, ऊपर नीचे, इस तरह से। ध्यान रखना, पी वेव्स जो है वो साउंड वेव्स की जैसे चलती हैं, दे आर एनालोगस टू द साउंड वेव्स। और जो एस वेव्स हैं वो वाटर रिपल के जैसे होते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखना आगे के लिए। चलो भाई, 66 अगेन, नन ऑफ देम यूजेस वाटर, ये मतलब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनके बारे में हो रखा है। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। तो मैंने क्या बोला कि डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज वेरी रेयर। जैनिज्म भी यही बोलता है शायद वादा में किसी भी चीज को मना करना बड़ा मुश्किल है। अब इतने सारे थर्मल पावर प्लांट हैं, किसी एक में भी अगर सी वाटर यूज होगा तो स्टेटमेंट फॉल कर जाएगी। अब वाटर स्ट्रेस्ड एक में भी नहीं है तो फॉल कर जाएगी। असल में है 40% ऐसे, लेकिन फॉल कर जाएगी। कह रहा है कि एक भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर है। अडानी का रहा, अडानी पावर लिमिटेड प्राइवेटली ओन्ड, और भी कई सारे हैं। 67 में कह रहा है वोल्बेचिया मेथड। ये वोल्बेचिया मेथड क्या है, ये वायरल डिजीज जो फैलती हैं मॉस्किटो से, उनको कंट्रोल करने के लिए था। पता रहे तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो, फ्यूचर के लिए याद रख लेना। वोल्बेचिया मेथड डेंगू, जीका, चिकनगुनिया के लिए होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए पैब, पीबी, पीसीएल ये होते हैं। जब भी आप बायोमास से एनर्जी बनाते हो तो पैरालिसिस और गैसिफिकेशन प्रोसेस यूज होती हैं। सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट विंध्याचल है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से विडाल टेस्ट, कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं थोड़े से अलग से, वो पता रहना चाहिए। चलो, 68 में कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबो एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर द कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो भाई, पहला कह रहा है कि स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड्स एक्सटेंसिवली, ठीक है भाई। इंक्रीजिंग द एलिनिटी ऑफ द ओशंस बाय एडिंग लाइम, ठीक है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबैंडन्ड सबटेरिन माइंस, ये भी ठीक बात है। तो इसका उत्तर तीनों ही रहेगा। आल्दो थोड़ा सा कोर क्वेश्चन नहीं है, बट अभी पढ़ लेना इसको अच्छे से। ये जो प्रोसेस होता है बसाल्ट रॉक फैलाने वाला, इसको बोलते हैं एनहेंस्ड वेदरिंग, ठीक है। बस आगे के लिए ध्यान रख लेना, अभी तो क्या ही मैं इस पे कमेंट करूं। चलो, 69 कह रहा है कि एरियल मेटाजिनोमिक्स, ये क्या चीज है। तो इसका मेन काम क्या होता है, डीएनए सैंपल कलेक्ट करता है एयर से इन ए हैबिटेट एट वन गो, ये इसका उत्तर है। बाकी ऑप्शन भी थोड़े अजीब से लग रहे हैं कि एयरबोर्न डिवाइस है कि मूविंग एनिमल में से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो हिंट क्या था, जीनोमिक्स, जीन जीन वगैरह की बात होगी तो डीएनए से ज्यादा रिलेट करेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो डीएनए जीनोमिक्स थोड़ा सा रिलेशन तो बन ही रहा है, थोड़ा सोचो तो ये माइक्रो सैटेलाइट वाला क्वेश्चन टफ मानता हूं मैं। इसका उत्तर है स्टडिंग द इवोल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फोना। तो ये पता रहना चाहिए वैसे होता कहां पर है ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर 3 होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और मैक्रो सैटेलाइट। फ्यूचर के लिए याद बता रहा हूं, क्रोमोसोम्स वगैरह में होते हैं। अभी तो कोई खास वो है नहीं जो प्रमोटिंग क्लोनल
प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, आप इस पीडीएफ को आराम से देख लेना, फ्यूचर में काम आएगी। चलो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मतलब इकोनॉमिक्स से ये पूछ रखा है कि जो एमएसएमई है उसमें जो मीडियम वाला पोर्शन होता है उसकी मशीनरी 15 से 25 होती है। भाई जिसने भी अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उसने ये पढ़ा होगा कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम, उनमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का ये रेशियो रहता है। इन्वेस्टमेंट रहती है 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक। टर्नओवर में रहता है 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। ये एक स्टैंडर्ड फैक्ट है, रिवाइज हुए थे 2020 के आसपास, तो ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ऑल बैंक लोन टू एमएसएमई आर प्रायोरिटी सेक्टर में जाते हैं। यस, डेफिनेटली जाते हैं। जो नॉर्मली जो बैंक होते हैं उनको 40% तक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पैसा घुमाना पड़ता है, एमएसएमई उसका एक पार्ट होता है। अब जो पीएसएल है ये दोबारा अगर आ जाए तो ध्यान रखना, इसके अंदर 18% एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेज 7.5, वीकर सेक्शन 12%, इस तरह देना होता है। तो अच्छे से पढ़ लेना पीएसएल क्या होता है, कितने कितना देना पड़ता है। अब देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, तो सीबीडीसी क्या था कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात चल रही थी, पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च भी कर रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट देखो, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन ए डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर स्विफ्ट सिस्टम। ए डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दोनों में ही लूज वर्ड है, इट कैन बी, इट इज पॉसिबल। तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। हम ये थोड़ी कह रहे कि आज ही पॉसिबल होगा, इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर, तो आराम से आप कर सकते थे। सीबीडीसी अभी आरबीआई ने लॉन्च कर रखा है पायलट प्रोजेक्ट पे, और मोर देन 10 कंट्रीज हैव लॉन्च्ड आल्सो, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है बीटा, तो बीटा जिसने पढ़ रखा होगा तो थोड़ा सा शेयर मार्केटिंग वगैरह के बारे में जानता होगा, उसको पता रहेगा। बीटा और अल्फा दो कंसेप्ट होते हैं शेयर मार्केटिंग में। ठीक है, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि बीटा तो बड़ी कॉमन चीज है, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो अल्फा और बीटा, अल्फा क्या होता है कि कोई भी स्टॉक है वो कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू अदर्स, वो होता है उसका अल्फा। ठीक है, जैसे स्कूलों में नहीं होते अल्फा अल्फा बैच, वो अच्छे वाले बैच को अल्फा बैच बोल देते हैं। बीटा क्या होता है कि आपका जो शेयर है वो कितना वोलेटाइल है एज कंपेयर टू अदर शेयर्स। तो ये इस तरह की स्टडी होती है। तो ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक टू चेंज द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। बस नहीं आता तो छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द पीपल वोंट बी एबल टू डू इट, तो डोंट नीड टू वरी। चलो आगे देखते हैं। 74 में द सेल्फ हेल्प ग्रुप किसने लॉन्च किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, ये नाबार्ड का था 1991 का। फिर कह रहा है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑल मेंबर सारे इकट्ठा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोन की। यस, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा ही होता है। फिर कह रहा है कि रीजनल रूरल बैंक वगैरह सपोर्ट करते हैं। यस, अगेन लूज वर्ड, सपोर्ट करना बहुत लूज वर्ड है। यूपीएससी जब भी लूज वर्ड देता है इट इज 100% राइट। तो क्या बोला है? आरआरबीज एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजी, तो लूज वर्ड है, ठीक हो जाएगा। पहला फैक्चुअली गलत है, दो बाकी दो ठीक है। चलो, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। बड़ा बड़ा ही मतलब टेक्निकल वर्ड डाला है, लिमिटेड प्रिवेंटिव। ठीक है, तो यूपीएससी का व्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रिवेंटिव प्रमोटिव रिहेबिलिटेशन पे भी उतना ही फोकस है आज के दिन, इतने सारे वैक्सीनेशन हो रहे हैं, बट यूपीएससी ने इसको सही माना। दूसरा कह रहा है कि भाई इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर, स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भाई हेल्थ केयर हेल्थ स्टेट लिस्ट में ही है, लेकिन क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव का हेल्थ केयर स्टेट में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बोथ आर करेक्ट, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। चलो भाई, 76 में कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कोई आई थी 2022 में, तो उसने ये कहा कि इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। तो ये ठीक बात है, इंडिया करता है भाई। दूसरे में कह रहा है कि इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स। ठीक है, तो भाई ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर से हम ग्राउंड वाटर जो निकालते हैं वो पीने के लिए यूज नहीं करते हम ज्यादा, वो हम करते हैं इरिगेशन में यूज, एग्रीकल्चर में। पीने के लिए तो हम रिवर्स का पानी भी यूज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्जली इरिगेशन होता है, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चलो, ये तीन स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे इंटरनल डिस्टर्बेंस, डेफिनेटली है, उसकी ड्यूटी बनती है, इसीलिए स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है।
355 में ये बात मेंशन्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल कंसल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बात बिल्कुल सही, आर्टिकल 22 में मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। नहीं भाई, हो सकता है इस एक्ट के तहत आपने कन्फेशन किया है तो आपका वो एविडेंस यूज हो सकता है, बट कंडीशन क्या होती है, वो आदमी एसपी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। नॉर्मली तो एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन इस एक्ट में हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कहूंगा, बट फिर भी करने लायक था। ये आपकी न्यूज में था कि कौन सी कंट्री में सिविल स्ट्राइक चल रहा है, फूड शॉर्टेज चल रही है, रिसेंटली न्यूज में था। एंगोला, कोस्टारिका, इक्वाडोर, सोमालिया वाज वेरी ऑब्वियस यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर आर्म्ड मिलिशिया इतने साल से चल रहा है। सीवियर माल न्यूट्रिशन, कोलेरा, मीजल्स, सोमालिया खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बाकी कंट्री फिर भी ठीक है। इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो इक्वाडोर है ये ब्राजील को टच नहीं करता है। फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, ब्राजील टच नहीं करता। ऑलमोस्ट सारी कंट्री टच करती हैं ब्राजील को, बट इक्वाडोर और आई थिंक मेरे हिसाब से चिले, ये दो कंट्री हैं जो टच नहीं करती ब्राजील को, ये ध्यान रखना। अब बीच में सेंट्रल अमेरिका पड़ता है, नॉर्थ और साउथ के अमेरिका के बीच में। वहां पर कंट्री कौन कौन सी हैं? बेलीज, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और पनामा। अब इसमें से क्या पूछा जा सकता है? ये कंट्री है हमारी छह कंट्री में से 4 कंट्री ऐसी हैं जो 2 ओशियन को टच करती हैं, अटलांटिक को भी, पैसिफिक को। लेकिन बेलीज कंट्री जो है ये सिर्फ अटलांटिक को टच करती है। एल सल्वाडोर जो कंट्री है सिर्फ पैसिफिक को टच करती है। ये इसकी खास बात है, यहां से ये लर्निंग है हमारी, ध्यान रखना। 79 में कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर द की टू रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। ये सही बात है। ये जो कमेटी है बीएमसी, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है एनवायरमेंट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। दोबारा हर बार क्वेश्चन आ रहा है इनसे ऑलमोस्ट। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल मतलब इसमें क्या आता है? इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। तो नगोया इक्विटेबल शेयरिंग, कार्टेजिना काटा लगा, बाय सेफ्टी करनी है, रोटरडैम प्रायर कंसेंट, ठीक है, बेसल कन्वेंशन, ट्रांस बाउंड्री। तो ये सारे जो मेजर मेजर कन्वेंशन हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। चलो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगेन थोड़ा सा लूज वर्ड आया कि इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता ही होगा भाई, काम ही ये है बायोडाइवर्सिटी का, तो और क्या करेगा? तो ये दूसरा सही ले लो, पहला फिर भी थोड़ा सा टफ था। जो बीएमसी होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे लोकल बॉडीज के द्वारा। इसमें 1/3 वुमेन भी होती है, 18% SC ST भी होते हैं। तो ये आगे के लिए ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा 80। अब देखो, इसमें 2 स्टेटमेंट तो बड़ी इजी हैं, 2 बड़ी टेढ़ी हैं। मेरे हिसाब से छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, पढ़ने में ही आपका इतना टाइम खराब कर देगा, बाकी क्वेश्चन पे आप समझ नहीं कर पाओगे। देखो, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर एलिजिबल टू द इन द इलेक्टोरल कॉलेज। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग आते हैं, वो असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो। तो नॉमिनेट देखते ही काट दो। दूसरा कह रहा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली हायर इज द वैल्यू ऑफ द एमएलए। एमएलए के वोट का सीट से रिलेशन नहीं होता ज्यादा, वो होता है पॉपुलेशन से, ठीक है। तो वैल्यू डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द स्टेट की पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ एमएलए। तो दूसरा भी गलत हो गया। अब तीसरे चौथे में इसने कुछ ज्यादा ही टफ पूछ लिया है कि एमएलए की जो एमपी का जो एमएलए है उसकी वैल्यू केरला से ज्यादा होगी, पुडुचेरी की वैल्यू उसके ज्यादा। ये छोड़ दो यार, ही वांट्स टू कंफ्यूज यू, ही वांट्स टू वेस्ट योर टाइम, ही वांट्स स्मार्ट पीपल जिनको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है नहीं, पहली बार में पता लग जाएगा। फ्यूचर के लिए बता देता हूं कि जो वैल्यू एमएलए की वैल्यू की वो जो एमएलए की वैल्यू है वोट की, वो अरुणाचल प्रदेश में 8 है, पुडुचेरी में 16 है। ये 2 फार्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, किसी भी एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो कितनी होगी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इन स्टेट गुणा में 1/1000। जो एमपी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है वोट की? वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज, वोट जितने भी एमएलए हैं उनकी और टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ठीक है, सारे एमएलए मिला के सारे कंट्री के, और टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ये एमपी के वोट है। लेकिन किस एमएलए किस स्टेट कितनी है ये ना तो पॉसिबल है ना ही रिक्वायर्ड है।
छोड़ने के लिए बोल रहा था आपको वो। 81 में कुछ नाम दिए, अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गिस, वॉल्टर इलियट। ये इतना पूछा ये लोग क्या करते थे। अब देखो असल में ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं, ऐसे क्वेश्चन वैसे लास्ट में करने चाहिए, टाइम बच जाए तो। देखो इंग्लिश अगर प्रेस की बात आती कॉलोनियल इंडिया में, तो भाई जेम्स ऑगस्टस हिकी का नाम तो आता, क्योंकि वो तो फादर ऑफ इंडियन प्रेस है। रेलवे की बात आती तो डलहौजी का नाम तो आता, फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज है। दो काट दो, बच गए ए और सी, आर्कियोलॉजिकल और चर्च। तो आर्कियोलॉजिकल के नाम ही आपको पता है बहुत सारे आए थे, चर्च में तो इतने नाम आते भी नहीं कहीं। तो थोड़ा सा स्मार्ट गैस है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप इसको लो। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अलेक्जेंडर री जो है ये तमिलनाडु में उन्होंने काम किया था। ए एच लॉन्ग हस्ट जो है इस आदमी ने नागार्जुन कोंडा में काम किया था। जॉन मार्शल जो कि एएसआई के डायरेक्टर थे, उनका साला था ये, ठीक है। रॉबर्ट स्वेल ये इंडियन सिविल सर्विस का बंदा था। इसने बुद्धिस्ट स्तूपा बनाया था अमरावती में, उसकी स्टडी करी थी। ऐसे ही जो ये वोल्टर इलीट है ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व था। अमरावती वाला जो स्तूपा है ना हमारा मार्बल का, उसमें इन्वॉल्व था। ये भी दोनों सिविल सर्वेंट थे ये। और जेम्स बर्गिस जो है ये थोड़ा सा फेमस आदमी अमंग दीज, ये एएसआई का डायरेक्टर रह चुका है 4-5 साल, 1886 से लेके 1889 तक, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो एएसआई पढ़ लेना कौन उसका डायरेक्टर था कौन क्या था। 82 में साइट दे दी और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब सीतान वत्सल तो भाई जैन केव्स हैं, ये सबको पता है। ये तो आर्ट एंड कल्चर की फोटो भी दे रखी है सीतान वत्सल में, वो कमल सा लिए बैठा एक आदमी, तो वेरी कॉमन फैक्ट। अब भाजा केव्स है, सबको पता है बुद्धिस्ट है। अगर भाजा में भी पूछता कि महायान है हीनयान है तो डाउट आ सकता था, लेकिन बुद्धिस्ट केव है सबको पता है। बेस नगर पिलर, इट्स इट्स नॉट अनकॉमन, इट्स वेरी कॉमन। गरुड़ पिलर है बेस नगर में, जिसको हम बोलते हैं हेलियोडोरस पिलर। वो विष्णु को डेडिकेटेड था, गरुड़ की इमेज बनी हुई थी। शवाइट नहीं, विष्णु को था वो, साफ साफ। ये मतलब थोड़ा सा मतलब हल्का सा हैवी फैक्ट जरूर है, लेकिन अनकॉमन नहीं है। तो इससे हमारी सीख क्या मिलती है, जो केव वाला सेक्शन है ना, इसको रिवाइज कर लेना। जो हमारे केव्स हैं, बाजा केव्स, चैत्या, एलिफेंटा केव्स, एलोरा, अजंता, वो सब रडार में आ चुकी हैं। सबसे बड़ा चैत्य कहां पर है, कार्ला, मुंडे चैत्य करदा ट्रिक बनाई थी। लार्जेस्ट चैत्य इज केरला। तो सारी केव्स हैं जो उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। 7 अगस्त को डिक्लेयर किया गया है नेशनल हैंडलूम डे। यस, डेफिनेटली किया गया है। क्यों किया गया है, बिकॉज 7 अगस्त को ही 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो ये क्वेश्चन एचसीएस में आया था, सेम मतलब लाइन उठाई थी ऊपर वाली। तो ये थोड़ा सा अनकॉमन जरूर है, बट ठीक है। इसमें से लर्निंग क्या है, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में 2-3 डेट इंपॉर्टेंट होती है। बंगाल का पार्टीशन कब अनाउंस हुआ, बंगाल का पार्टीशन फॉर्मली कब हुआ, बंगाल का पार्टीशन अन्यूल कब हुआ, स्वदेशी लॉन्च कब हुआ। वो 1905 के आसपास का जो एरिया है ना, वो थोड़ा न्यूज में आ गया। 84 में कह रहा है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में। कह रहा है कि भाई जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं फ्लैग के, उनमें से एक साइज ये भी है, 600 mm इंटू 400 mm। दूसरा कह रहा है जो लेंथ है और हाइट है वो 3:2 है। तो भाई 3:2 तो ये भी बन रहा है, कॉमन सेंस लगा के गलत हो सकता है। तो अभी के लिए लर्निंग ये है, ये साइज है फ्लैग के, 150 इंटू 100, 225, 150, 450, 300, 900, 600, 1350, 900, 1800, 1200, 2700, 1800। तो इसमें से वो नहीं है 600 600 वाला, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं लिया। टेबल पे जब फ्लैग लगाते हैं तो 150 100 वाला चलता है, कार पे लगाते हैं 225 150 वाला चलता है, एयरक्राफ्ट वगैरह पे लगाते हैं तो 450 300, ये सरकार लगाती है ऑफिशियली, ठीक है। जनरली कार के लेफ्ट साइड में होता है, फ्लैग कोड के हिसाब से वो मेंशन्ड है वो भी। 85 में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, बिल्कुल करते हैं भाई, ठीक बात है। ये कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी तो भाई बहुत पहले हो चुकी है, 1947 में, वो भी 29 अगस्त को। तो ये तो आराम से आप गलत कर सकते हो। लर्निंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2000 बार अमेंडमेंट हुआ था फाइनल करने से पहले।
9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है असेंबली की, 26 जनवरी 1950 को हमारा फाइनली अडॉप्ट हो गया था। ठीक है, तो ये लर्निंग्स हैं। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट करने के मामले में ये लिस्ट है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूएई, यूएसए, यूके। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, स्विट्जरलैंड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स है। गोल्ड रिजर्व्स के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप 10 में भी नहीं है। ठीक है, गोल्ड रिजर्व के मामले में कौन से कंट्री है नंबर 1 पे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, मतलब गोल्ड माइनिंग के मामले में। तो ये हमारी लर्निंग हो जाएगी, थोड़ा सा डेटा, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूंगा। रिसेंटली यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च किया, सही बात है। फिर कह रहा है कि यूएसए यूई क्लेम करते हैं थ्रू दिस ट्रीटी दैट दे ट्राइंग टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ब्रिंग अंडर देयर कंट्रोल ये थोड़ी सी मिलिट्री टाइप की लग रही है लैंग्वेज, तो यहां से थोड़ा सा गैस लग सकता था। अदरवाइज पहले का नहीं पता तो फिर दूसरे पे क्या गैस लगाना, छोड़ सकते हो, आगे के लिए ध्यान रख लेना। इंडिया अकाउंट करता है वर्ल्ड के 3.2 ग्लोबल एक्सपोर्ट, नहीं भाई, लेस देन 2% है हमारे, एक बहुत कॉमन फैक्ट है, अक्सर मेंस में याद किया जाता है। Many local companies and some foreign companies operating in India has taken advantage of the India's production link incentive। PLI स्कीम का फायदा उठाया बहुत सारी कंपनियों ने, यस डेफिनेटली उठाया है, न्यूज में भी था, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, 89 में है एसजीपी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो ये क्या चीज है भाई, थोड़ा सा अनकॉमन सा फैक्ट है, उत्तर रहेगा इसका ओनली वन। इसमें कुछ लिमिट किया गया था बजटरी डेफिसिट को कंट्रीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यूज करेंगे एक दूसरे की, ऐसा कुछ नहीं था, शेयर करेंगे टेक्नोलॉजी का, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें बेसिकली दो बात कही गई थी, स्टेट्स बजट डेफिसिट कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ जीडीपी एंड नेशनल डेब्ट कैन नॉट सरपास 60% ऑफ जीडीपी, दो बात कही थी। इसको छोड़ सकते हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन कैन नॉट डू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, 90 देखते हैं, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर इंपैक्ट ऑफ द जीसीएम। तो ऑल द कंट्रीज ने कोई भी चीज अडॉप्ट कर ली, इसका भाई बहुत रेयर चांस है। 193 कंट्रीज हैं यूएन में, सारी कंट्री कभी अडॉप्ट करते ही नहीं कुछ भी। दूसरे में कह रहा है कि ये बाइंडिंग होंगी, फिर तो कभी भी ना करें, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन कभी बाइंडिंग नहीं रहती, बिकॉज अलग अलग कंट्री की अलग अलग कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैसे कर दोगे। तीसरा कह रहा है कि जीसीएम एड्रेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन ऑब्जेक्टिव इन द। अब ऑब्जेक्टिव में वो डिफाइन करता है नहीं करता है भाई, ये बड़ा कहना मुश्किल है, ओनली वन भी हो सकता था, ऐसा लगेगा कि यार किया ही होगा, लेकिन नहीं किया भाई उसने, तो इसका उत्तर है नन। 91 में कह रहा है कि होमगार्ड वगैरह जो होते हैं ये किसके रूल के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, नहीं भाई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। होमगार्ड वगैरह क्या करते हैं, एक तरह का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, पुलिस जब कम पड़ जाए तो होमगार्ड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, काली काली ड्रेस रहती है, आपने अपने शहर में देखा भी होगा। तो ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इनको बॉर्डर वगैरह पे नहीं भेजते जनरली, लेकिन कुछ स्टेट्स में बॉर्डर विंग भी बनाई है इनकी, अगेन लूज वर्ड, सम स्टेट्स, 28 स्टेट है, किसी ना किसी ने बना ही दिया होगा, एक नहीं बनाया तो भी चलेगा। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी, इसमें दो ठीक हो जाएंगे, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप समझ रहे हो कि गलती कहां करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वैल्यू में, मस्ट में फिक्स किया जा रहा है किसी चीज को, किसी चीज का नाम चेंज किया जा रहा है, फंक्शन चेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे रैंडमली गलत नहीं कराते, एक पैटर्न आप देखो। चलो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन है, देखते समझ में आ जाना चाहिए, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अब फंक्शन बता दिए और एक्ट बता दिया, अब इसमें से क्या ही पता लगा, हमने थोड़ी ना पढ़ा है आर्म्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, हमको तो ये भी ना पता 1923 में आया था, लेकिन इतना पता रहे कि हाँ सेडिशन वाला एक्ट इसी के तहत आता है, आई थिंक 124 ऐसा कुछ। तो अब देखो इसमें से दो सही हैं, ये गलत है। ये ऑफिशियल सीक्रेसी जो एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके दो सेक्शन है, ये सेक्शन 6 है, ये सेक्शन 7 है, कि अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस मिलिट्री यूनिफॉर्म, और दूसरा कह रहा है नोइंगली मिसलीडिंग द अदर्स पीपल। तो ये दोनों इसके फंक्शन है, और ये गन फायर वगैरह आप जो चलाते हो शादी वादी में, वो आर्म्स एक्ट के तहत बैन है। ठीक है, तो ये दोनों सही थे, इसको छोड़ सकते थे, यहां से कोई खास लर्निंग भी नहीं है, तो छोड़ सकते हो। अब देखो ये जो रीजन है, इसमें से नगोर्नो कारबाख तो 2017-18 से न्यूज में है, अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे ऊपर लड़ते रहते हैं। नॉर्थ क्यूवन इटूरी ये डीआरसी में है, इतना कॉमन नहीं है, ये देखो इन्होंने एक्सचेंज करने की कोशिश करी है।
खरसन एंड जैपोरिजिया, ये रशिया यूक्रेन का था। ये इतना भी कॉमन नहीं है, मैं कहूंगा इसको छोड़ सकते हो, अभी पढ़ लेना, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, इन तीनों में खत्म नहीं हुआ है। इसराइल और लेबनान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है ब्लू लाइन। एक लाइन बांट रखी है, उसको बोलते हैं ब्लू लाइन। जैसे हमारे पास मैकमोहन लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है, इस तरह से ना। और कौन सी लाइन है हमारे पास, ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची हुई है, ठीक है, ये लाइन हो गई। तो इस हिसाब से गोलन हाइट्स भी इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़े जाते हैं। मोजाम्बिक में जो इंसर्जेंसी चल रही है वो अलग चल रही है, वो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट की चल रही है, ये भी न्यूज में था। कैबो डेल गोडो प्रोविंस, ये न्यूज में था उस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जो जिनका ऑप्शनल पीएसआई होगा उन्होंने कर लिया होगा। इसराइल हैज एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स। इसराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए कुछ अरब स्टेट्स के साथ। कितना लूज वर्ड दिया है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, कोई साइन नहीं किया अभी भी, कुछ किया भी होगा उस टाइम। ये उस टाइम तो न्यूज में था, एपीआई अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरब वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। इजराइल ने साइन नहीं किया था भाई उस टाइम पर, ठीक है। ये एपीआई था क्या, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो रिलेशन है उसको शांत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इजराइल ने इसको साइन नहीं किया, ठीक है। चलो अगला स्पोर्ट्स का आ गया 95। अब 4 अवार्ड हैं, आपको भाई थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का पता रहे तो कर लो, वरना छोड़ दो। अब गुरु द्रोणाचार्य तो पता ही है, गुरु थे पांडव के, तो कोचेस को ही मिलना चाहिए। अर्जुन अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो है नहीं, वो स्पोर्ट्स का अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद है, ये लास्ट 4 साल में दिया जाता है, वो ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये रिटायरमेंट के बाद नहीं, ये कॉर्पोरेट एंटिटी को देते हैं। इनको पढ़ लेना आराम से, अब फ्यूचर में कहीं काम आए तो बहुत रेयर काम आएगा। अब ये क्वेश्चन है 44 चेस ओलंपियाड, छोड़ सकते हो भाई, क्या क्या पढ़ोगे। पहली बार ये भारत में हुआ, ये बात ठीक है। ऑफिशियल मस्कट भी इसका थंब भी था, ये भी ठीक है। अब इनको उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। जो वीरा मेंचिक कप था ये वुमेन का था, और जो हैमिल्टन रसल कप है ये ओपन कैटेगरी में था। अब इनको याद करने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन हैमिल्टन और मेंचिक कप किससे रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है, ये हमारी लर्निंग है। 97 में कह रहा है कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दोनबास, कचिन, टिग्रे, इसमें से एक न्यूज में था टिग्रे। इथोपिया में बहुत फेमस है ये, है ना। बाकी दो अनकॉमन है, बाकी को ये दोनबास यूक्रेन में है, आपने अगर सुन रखा हो तो बताना कमेंट में। कैचिन जो है ये बर्मा में है, ठीक है। अब 4 कंट्री बताई, चैड, गुइनिया, माली एंड सूडान। ये रिसेंट में न्यूज में है, क्यों है न्यूज में भाई, बिकॉज यहां पर मिलिट्री कूप हो चुके हैं। मिलिट्री कू क्या होता है, जब मिलिट्री सरकार को तख्ता पलट कर देती है। अब देखो एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो, यहां पर चाइनीज मिलिट्री बेस है। अरे भाई चाइनीज मिलिट्री बेस क्या करेंगे चैड में जाके, गोइना में जाके। मिलिट्री बेस वहां बनाएंगे ना जहां पे कुछ पानी वानी हो, ट्रेड रूट्स हो। अब चैड बीचों बीच है अफ्रीका के, वहां जाके मिलिट्री बेस बनाएंगे। गुइना में, माली, सूडान में पहले ही सब कुछ खत्म हो रखा है, ठीक है। तो ये हटा दो। दूसरा रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट जहां निकलने थे वहां निकल चुके हैं, अब कुछ नहीं मिल रहा है कई साल से, तो ये भी हट गया। अब सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगेगा कि यार चैड, गुइनिया, माली, यहां पर ये तो ऑलरेडी सहारा के अंदर ही है, ठीक है, साउथ में नहीं है ये। यहां पर कू वाला ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता, मैं तो ले लेता, मैं होता तो। थोड़ा सा मतलब सिक्स सेंस से भाई, कई बार लेना ही पड़ता है भगवान का नाम लेके, क्या ही करें, कितना ही पढ़ेंगे बेचारे। चलो भाई 99 में कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। अगेन ग्रीन का हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है। इज एक्सपेक्टेड टू प्ले, एक्सपेक्ट करना तो कुछ भी हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, लूज वर्ड है। आराम से ऊपर वाला कोई मतलब दूसरे ग्रह की चीज भी नहीं है, ऑयल रिफाइनरी, स्टील, आराम से ऑल ऑफ द अबव लगा सकते, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन G20 के बारे में है कि G20 जब ओरिजिनली एस्टेब्लिश किया गया था, इट वाज ए प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस कमीशन एंड सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर एंड द बैंक गवर्नर्स, ताकि वर्ल्ड का इकोनॉमिक फाइनेंशियल इशू ठीक रहे, ठीक बात है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडिया G20 प्रायोरिटीज, तो कितना लूज वर्ड है, इंडिया की जो प्रायोरिटीज है उनमें से एक ये भी है, तो भाई प्रायोरिटी तो बहुत सारी है। तो किसी भी चीज को गलत करना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक गलत ना कर पाओ सही कर दो। अब G20 कब बनाया गया था, 1999 में। क्यों बनाया गया था, बिकॉज एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था,
इसके बाद ये बनाया गया था। तो ये हमारा 2023 का एक्सप्लेनेशन था। 15 घंटे इसमें मैंने मेहनत करी, आराम से बैठा, एक एक फैक्ट निकाला, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको 5 नंबर भी अगर मिले तो आपका 2024 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। आपका 2024 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए और जो चीज मैंने आपको बताई है इनमें से कोई भी चीज पेपर में आए तो वापस आके कमेंट करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेट करेगा। मैं आगे फिर सारे 2022, 21, 20, 19 का इन डेप्थ, प्रिसाइज, कंसाइज इस तरह से चीर फाड़ करके आपके लिए और लेके आऊंगा, फ्री में लेके आऊंगा। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।